जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। हमने वीडियो की थी, आपने देख भी ली होगी। एक बार इस पूरे नोटिफिकेशन को बहुत ही आसान शब्दों में समझ लेते हैं कि ये पूरे नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, ताकि जो भी लोग इसको फॉर्म भरना चाह रहे हैं, 1 तारीख से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, तो जो भी लोग इसको फॉर्म को भरना चाह रहे हैं उनको समझ में आ जाए कि क्या चीज़ें हैं, क्या होगा। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगले 2-4 मिनट में आप ध्यान से सुन लीजिएगा। बीपीएससी टीआरई टोटल पोस्ट कितनी है? 32,388। अगर उसका वर्गवार विश्लेषण देखें तो वर्ग 1 से 5 में 3,847 पोस्ट है। वर्ग 6 से 8 में सब्जेक्ट वाइज टोटल मिला के 8,563 पोस्ट है। वर्ग 9-10 में टोटल 3,877 पोस्ट है और वर्ग 11-12 में 16,101 पोस्ट है। ठीक है। कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे? इसके फॉर्म भरे जाएंगे 1 सितंबर से, और लास्ट डेट जो होगी एप्लीकेशन भरने की वो होगी 30 सितंबर 2026। तो पूरे 1 महीना आपको मिलेंगे फॉर्म भरने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है स्टूडेंट्स के सामने वो ये आता है कि सर क्या हम सीटेट इस बार जो देने जा रहे हैं, क्या हम सीटेट अपीयरिंग हैं, हम ये फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं? देखो, पहले 2 बातें समझ लो। अपीयरिंग आपकी डिग्री, कोई भी जब आप फॉर्म भरते हैं नौकरी का, तो अनटिल एंड अनलेस उस नौकरी में इनवाइट न किया जा रहा हो कि अपीयरिंग वाले भी दे सकते हैं, आपकी डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए? कंप्लीट। ठीक है। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि डिग्री आपकी क्या होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें कोई अपीयरिंग नहीं चलेगा। अब आते हैं कि अगर आप सीटेट इस बार का देने जा रहे हैं, यानी आप सीटेट 2026 दे रहे हो सितंबर वाला, तो सीटेट 2026 आपका जो है वो होगा 6 सितंबर को। और अगर इसका रिजल्ट 30 सितंबर से पहले आ जाता है और आप पास हो जाते हैं, तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर। अगर इससे पहले आप सीटेट पास कर जा रहे हैं तब तो आप फॉर्म भर पाएंगे, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पास करने का मतलब है आपके हाथ में आपका रिजल्ट होना चाहिए, जो कि हाईली अनलाइकली है कि 30 सितंबर से पहले रिजल्ट आ जाए। तो आप ये मान के चलिए कि सीटेट 2026 वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। जो लोग अभी नहीं पास किए हैं सीटेट, यानी सीटेट अपीयरिंग को अलाउ नहीं किया जाएगा। क्या एस्टेट अपीयरिंग अलाउ है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि वहां के शिक्षा मंत्री का ही ये बयान था कि हम एस्टेट की परीक्षा लेने जा रहे हैं। जो लोग एस्टेट अपीयर हो रहे होंगे उनको हम अलाउ करेंगे परीक्षा में, लेकिन अगर उनका रिजल्ट नहीं आया, यानी वो एस्टेट पास नहीं हुए, तो उन्हें एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा टीआरई 4.0 का। तो आपकी पहली चीज तो यह है कि आपको एस्टेट क्या करना होगा? क्लियर करना होगा। अगर आप एस्टेट क्लियर करेंगे तभी आपको टीआरई का एडमिट कार्ड मिलेगा। अगर आपने एस्टेट क्लियर नहीं किया तो आप टीआरई भी फॉर्म भर भी दें तब भी आपको एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा। तो आपके लिए एस्टेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। डीएलएड अपीयरिंग को भी अलाउ नहीं किया गया है। मैंने आपसे कहा कि डिग्री क्या होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो मोटे मोटे तौर पे, डिटेल चर्चा तो देखिए टीचर्स कर ही रहे हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स की, पर मोटे मोटे तौर पे वर्ग 1 से 5, आसान शब्दों में अगर आपको मैं समझाऊं, अगर आप 1 से 5 में अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपने 12th किया हो जिसमें आपका 50% हो। एनसीटीई का जो नियम 2002 वाला है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने ये चीज कंप्लीट की होगी तो 45% पे भी चल जाएगा। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है। तो आप 12th 50% के साथ आपका पास हो, डिप्लोमा आपने क्या कर लिया हो? कंप्लीट कर लिया हो। तो कोई भी डिप्लोमा टीचिंग किसी भी नाम से जाना जाता हो, डीएलएड के नाम से जाना जाए, डीएड के नाम से जाना जाए, किसी भी नाम से जाना जाए, तो 12th 50% प्लस डिप्लोमा, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? सीटेट का पेपर 1 होना चाहिए। या फिर आपके पास 12th 50% के साथ बीएलएड किया हो आपने और सीटेट का पेपर 1 क्लियर किया हो, या फिर आपने 12th 50% किया हो, स्पेशल डीएलएड किया है और सीटेट पेपर 1 आपका क्लियर है, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो, डीएलएड किया हो और आपका सीटेट पेपर 1 क्लियर है। तो मोस्टली जो लोग फॉल करते हैं कैटेगरीज में वो इस वाले में करते हैं और पहले वाले में करते हैं। तो अगर आपका ये दोनों चीज क्लियर है तो आप ये फॉर्म क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। आप ये फॉर्म क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। ठीक है। तो ये है आपका वर्ग 1 से 5 की एलिजिबिलिटी।
सीटेट मार्क्स की अगर बात करें, सब पे जहां जहां सीटेट चाहिए वहां ये लागू होगा। इसको समझ लीजिएगा ध्यान से। अगर आप बिहार से नहीं हैं तो क्या आप ये फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी स्थिति बिहार के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर मानी जाएगी। और जनरल कैटेगरी के लिए आप मेल हो या फीमेल हो, आपका 90 नंबर होना चाहिए। मसलन एग्जाम्पल के लिए, अगर यूपी का कोई बच्चा है वो बिहार के अंदर फॉर्म भरना चाह रहा है, और वो क्या है, वो एक महिला है, विमेन है, यूपी में वो विमेन है, तो उसके 90 नंबर होंगे सीटेट में, तभी वो बिहार में फॉर्म डाल पाएगी, नहीं तो नहीं डाल पाएगी। यही स्थिति मेल की है। 90 मार्क्स होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वो चीज वहां पर नहीं मानी जाएगी। आपका 90 मार्क्स होना चाहिए। अब अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं तो आपका जनरल में 90 मार्क्स होगा सीटेट में, या फिर बीटेट में, बिहार टेट में अब तो होता नहीं है, तो बिहार टेट में या सीटेट में आपका 90 नंबर हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप 82 मार्क्स पे फॉर्म भर सकते हैं। ईबीसी और बीसी ये वाली जो कैटेगरीज हैं, तो आप 82 मार्क्स पे फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप विमेन हैं, बिहार की महिला हैं, तो आप 82 नंबर पे फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या निशक्त श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो आप 75 नंबर पे, अगर आपका सीटेट में 75 नंबर भी है, तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य के बाहर के सभी महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम अंक सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के रूप में निर्धारित की जाएगी। समझ में आ गई बात? तो आपका सीटेट में बिहार के अगर आप हैं तो आपको जनरल के लिए न्यूनतम 60%, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निशक्त कोटि के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। ठीक है। अब एस्टेट में भी यही चीज है, यही सेम चीज आपका एस्टेट में भी है। अगली बात, वर्ग 6 से 8 की अगर बात करें तो वर्ग 6 से 8 में देखिए, एक तो क्या है, सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। भाषाओं पे पेपर होगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू। और सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो एक पेपर मैथ साइंस का है और एक पेपर सोशल साइंस का है। मैथ साइंस में अलग एलिजिबिलिटी है और सोशल साइंस के लिए सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो अलग होता है। उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। मैथ साइंस के जो टीचर हैं वो मैथ साइंस पे बनाएंगे, मेरी आपको वीडियो मिलेगी जो सोशल साइंस में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, कौन फॉर्म भर सकता है, वो आपको अलग मिल जाएगी। ओवरऑल एक ये कंडीशंस हैं कि आपने ग्रेजुएशन के साथ 2 साल का डिप्लोमा किया हो। तो 6 to 8 का जो फॉर्म है वो बीएड किए हुए बच्चे और डीएलएड किए हुए बच्चे दोनों ही भर सकते हैं। लेकिन अगर आप डीएलएड किए हैं तो उसके साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये बात समझिएगा। और अगर आपने बीएड की है तो आपके साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर आपने पीजी किया हो। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर आप पीजी किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, स्नातकोत्तर आप पास हैं 50% के साथ, और आपने बीएड किया है और सीटेट का पेपर 2 पास है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। नंबर वही सारे सेम होंगे। तो 6 to 8 में फॉर्म को भरने के लिए ग्रेजुएशन और बीएड या ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होना चाहिए, प्लस आपका सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट्स वाइज अलग अलग एलिजिबिलिटी है, वो टीचर्स आपको बता देंगे अपने अपने सब्जेक्ट की स्पेसिफिकेशन में। उसके साथ अगर आपने 12th में 50% किया है, या फिर उसके साथ आपने 12th में 50% और 4 साल का बीएलएड किया है और आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर है, तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। उसमें फिर और कुछ कैटेगरीज है, उनको देख लीजिएगा। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। जो इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है वो नोटिफिकेशन पढ़ ले, वो अपने हिसाब से देख लेगा कि कहां पे क्या है। वर्ग 9-10 की एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहां पर भी कई सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं यहां पर। ऑफ कोर्स सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी अलग होगी। टीचर्स जो भी होंगे सब्जेक्ट के वो अपना एलिजिबिलिटी आपसे डिस्कस करेंगे। ओवरऑल 9-10th में फॉर्म कौन भर पाएगा? 9-10th में फॉर्म वो भर पाएगा जिसने ग्रेजुएशन पास किया हो 50% के साथ। अब देखिए, जब मैं ये कह रहा हूं ना कि ग्रेजुएशन आपने 50% के साथ पास किया हो, तो आप जो लोग रिजर्व कैटेगरी से हैं उनको थोड़ी छूट मिलती है, 5% की छूट मिल जाती है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी है, अगर उसका 49.9% भी है
तो भी वो फॉर्म नहीं भर सकता। कई बार आप में से लोग पूछते हैं कि सर मेरा 49.92% है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं आपको डीवी में बाहर कर दिया जाएगा। तो 50% आपका होना चाहिए, प्लस उसके साथ बीएड होना चाहिए, और प्लस आपका बिहार एस्टेट लेवल 1 यानी 9-10 के लिए जो एस्टेट लिया जाता है वो आपका क्लियर होना चाहिए। उसके साथ साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है, वो टीचर्स बात करेंगे, आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से हमारे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। वर्ग 11-12 की एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो 22 विषयों में 11-12 की परीक्षा है, 16,000 के आसपास सीटें हैं। अगर आपने इनमें से किसी भी विषय में पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिकी विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, किसी भी विषयों में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है प्लस आपने बीएड किया है और आपका एस्टेट का लेवल 2 क्लियर है, तो आप वर्ग 11-12 के लिए क्या है? एलिजिबल हैं। अब इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा उसका कोई इतना रोल है नहीं। आप टीचर्स, सारे लोग, जो भी टीचर्स जो सब्जेक्ट हमारे यहाँ अवेलेबल हैं वो अपनी वीडियोस बनाएंगे, आप वो देख सकते हैं। ओवरऑल फिनोमेना ये है आपका जो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब सबसे बड़ा जो चेंज आया वो किस में आया बेटा? वो आया पेपर पैटर्न में। अब इसको समझना जरा, जब हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो बिहार के इस बार टीआरई में प्री और मेंस कर दिया गया। टीआरई में क्या कर दिया गया? प्री और मेंस कर दिया गया। और ये जो प्री और मेंस किया गया इसमें सबसे पहले प्रीलिम्स होगा, पहले चरण में क्या होगा? प्रीलिम्स होगा, और ये कॉमन पेपर होगा। यानी अगर आप वर्ग 1 से 5 दे रहे हैं तब भी आपको यही पेपर देना होगा, आप 6 से 8 दे रहे होंगे तब भी यही देना होगा, 9-10 दे रहे होंगे तब भी यही देना होगा, 11-12 दे रहे होंगे तब भी यही देना होगा। हो सकता है कि परीक्षा आपकी एक ही दिन हो जाए, या हो सकता है कि चूंकि वर्ग अलग अलग हैं तो 4 दिन पेपर हो, 1 से 5 का पेपर एक दिन हो, 6 से 8 का पेपर दूसरे दिन हो, 9-10 के लिए तीसरे दिन हो और 11-12 के लिए चौथे दिन हो। पर किसी भी वर्ग में पहला जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें आपका एक ही पेपर होगा, और उस एक पेपर के अंदर क्या क्या आएगा, ठीक है? क्वेश्चंस के लेवल अलग अलग हो जाएंगे सारे पे, पर ये 1 से 5 में सबको एक पेपर देना है, 6 से 8 में सबको एक पेपर देना है, 9-10 में सबको एक पेपर देना है, 11-12 में सबको एक पेपर देना है। अब इसका लेवल क्या हो सकता है? 150 क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में, 150 नंबर का ये पेपर होगा, 2 घंटे आपको इसे सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। इस बार का जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर साफ साफ ये बात लिखी हुई है कि हर प्रश्न के लिए 5 विकल्प दिए जाएंगे, ABCDE। अगर अभ्यर्थी को सही उत्तर ABCD में से लग रहा है तो वो एक विकल्प का चयन कर सकता है और उसे अपनी आंसर की में डिनोट कर सकता है। लेकिन अगर उसे प्रश्न का उत्तर नहीं पता है या वो उत्तर नहीं देना चाहता है तो उसे विकल्प ई का चयन करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर चुनना है। यदि कोई अभ्यर्थी 5 विकल्प में से किसी एक का चयन नहीं करता है तो वो भी क्या होगा? अनआंसर्ड माना जाएगा, तो उसमें आपका 1/3 कट जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि यार इसका जवाब मुझे नहीं पता है, तब भी आपको उसमें ई वाला ऑप्शन टिक करना पड़ेगा कि मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। अगर आपने छोड़ दिया तो वो अनआंसर्ड माना जाएगा और ऐसी स्थिति में नेगेटिव मार्किंग लग जाएगी। इस बात का बहुत ध्यान देना पड़ेगा प्रीलिम्स का पेपर देते समय। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? कितने लोगों को आमंत्रित किया जाएगा मेंस देने के लिए? तो इसमें सीधा सीधा नोटिफिकेशन में लिखा है कि सब्जेक्ट वाइज जितनी सीटें दी गई हैं उनका 2.5 टाइम से लेकर 10 टाइम्स तक बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। आप नोटिफिकेशन में देखेंगे उसमें साफ साफ लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिमानता में प्राप्त अंक के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 2.5 गुनी से लेकर 10 गुनी होगी। कोटिवार समान कट ऑफ प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनेगी और जितनी सीटें हैं उसका 2.5 से 10 टाइम्स तक लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है। मसलन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं
तो आपको न्यूनतम 40% तो स्कोर करना ही करना होगा, नहीं तो आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे। अगर आप बैकवर्ड कैटेगरी से हैं तो 36.5%, ईबीसी कैटेगरी से हैं तो 34%, एससी एसटी विमेंस या फिर दिव्यांग कैटेगरी से हैं तो 32% है। ये आपके क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं प्री के। जब आप प्री पास करेंगे तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा, यानी प्री के अंदर आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे, प्री के अंदर आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे, 150 नंबर का जो पेपर होगा उसमें क्या क्या आएगा। तो पहला सब्जेक्ट हो गया आपका करंट अफेयर्स, यानी उसमें क्या आएगा, समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद समाचार सब कुछ आएंगे, यानी करंट अफेयर्स हो गया। उसके साथ आपका एनालिटिकल एबिलिटी या रीजनिंग के सवाल आएंगे, मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के अंदर। जनरल साइंस आएगा, जो आप 9-10 के लेवल तक साइंस पढ़ते हैं वो साइंस आपसे पूछी जाएगी। सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। हालांकि इकोनॉमिक्स पूछी नहीं जाती, इक्का दुक्का क्वेश्चन आते हैं, वो भी करंट से जोड़कर ही आ जाते हैं। तो मेनली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पे आपको फोकस करना है। ये आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम तो करना ही करना है, उसके साथ साथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, यानी आप बिहार स्पेशल भी पढ़ेंगे, जिसमें बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की पॉलिटी, बिहार का हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट में बिहार का क्या योगदान था, ये सारी बातें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और इंडियन नेशनल मूवमेंट अलग से एक टॉपिक है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये वो सिलेबस समझ लीजिए आप, या इसमें आप इसको सब्जेक्ट के तौर पे देख सकते हैं कि इतनी चीजें आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़नी होंगी। जब आप प्रीलिम्स का पेपर पास कर लेंगे तो आप मेंस में जाएंगे। मेंस में भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 और मेंस को करने के लिए 2 घंटे हैं। हालांकि नोटिफिकेशन में एक गलती हो गई है, क्योंकि जहां पर मेंस के बारे में बताया गया है वहां 2.5 घंटा लिख दिया गया है, और जहां पर नहीं, मैंने जब इसको लाइव किया था मैंने तब भी दिखाया था कि एक गलती हो गई है, क्योंकि मैंने भी उसी समय पढ़ा था, तुरंत नोटिफिकेशन आया था। पर यह समझ में आ रहा है कि मेंस में भी 2 घंटे का ही पेपर होगा, और उस 2 घंटे के अंदर क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 2 घंटे के अंदर आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगी, क्योंकि आप देखेंगे एक छोटी सी गलती जो नोटिफिकेशन में हुई है वो क्या हुई है कि अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर 2.5 घंटे लिखा हुआ है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर 2.5 घंटे लिखा हुआ है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2.5 घंटे लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप इसके नीचे जाएंगे, जहां पर थोड़ी सी और बातें दी गई हैं, वहां पर अगर हम जाते हैं तो वहां पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि पेपर जो आपका होगा वो 2 घंटे का होगा। पेपर जो आपका होगा वो 2 घंटे का होगा, और उस 2 घंटे में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, मेंस के ये जो सारे सब्जेक्ट दिए हैं ये पूछे जाएंगे। मेंस के जो सारे सब्जेक्ट दिए हैं ये पूछे जाएंगे। ये देखिएगा, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि सभी पदों के लिए ली जाने वाली मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी होगी, यानी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक 150 होंगे। इसमें भी गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग काटी जाएगी। तो मेंस का जो पेपर होगा वो यही होगा कि 2 घंटे का पेपर है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। वर्ग 1 से 5 के लिए जो मेंस होगा उसमें भाषा होगी 30 नंबर की, क्वालिफाइंग होगी 30% आपको क्वालिफाई करना है, तो 30 में से 9 नंबर आपको लाने होंगे। सामान्य अध्ययन आपका 120 नंबर का होगा, जिसके अंदर मैथ्स पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, जीके जीएस पढ़ना है, साइंस, जीके जीएस में आप करंट अफेयर्स भी ऐड कर सकते हैं, साइंस पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ईवीएस पढ़ना है आपको। और वर्ग 6 से 8, 9, 10, 11, 12 इनके लिए जो पेपर होगा मेंस का, उसमें भाषा होगी जो कि क्वालिफाइंग होगी, 9 नंबर लाने होंगे 30 में से। फिर 40 नंबर का आपका सामान्य अध्ययन होगा, और 80 नंबर की आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड जानकारी होगी। जो भी आप सब्जेक्ट चूज किए होंगे, उस जिस भी सब्जेक्ट से आप परीक्षा दे रहे होंगे, उस सब्जेक्ट के अंदर 80 नंबर आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट दे रहे हैं तो वहां पर भी आपको मिलता है कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में से कोई 2 ले सकते हैं। ठीक है, तो वो विषय के ऊपर निर्भर करता है, पर विषय संबंधित जानकारी आएगी 80 क्वेश्चंस के साथ, और इसी के बेसिस पे आपका टोटल क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। तो बीपीएससी के टीआरई के नोटिफिकेशन में ये कुछ बातें थी, जो चेंजेस थे मैंने वो भी आपको बता दिए, और जो आपको ध्यान देने वाली चीजें हैं वो भी हमने बता दी। अपने विषय की क्या योग्यता है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, उसके लिए आप हमारे चैनल पे सब्जेक्ट वाइज जो वीडियोज आ रहे हैं
वो अवश्य देखें। जिनका सोशल साइंस है उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वर्ग 6 से 8 के लिए भी और 9-10 के लिए भी, तो आप वो देख सकते हैं। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट के टीचर भी अपना सारा जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आपके लिए बनाएंगे, देखिए, अवश्य देखिएगा। अगर आप हमारे बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप पहले से पढ़ रहे हैं और आप रिवीजन करना चाहते हैं, या आप नए सिरे से प्रीलिम्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे बैचेस में जुड़ सकते हैं। बिहार के टीचिंग महापैक से जुड़ सकते हैं। आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप उस गूगल फॉर्म को भर सकते हैं, टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।